वेलकम बैक गाइस। आज बारी है एक बहुत ही एक्साइटिंग फोन का रिव्यू करने की और ये है लेटेस्ट iQOO का Neo 10R। आपने देखा मेरे टेबल पे बहुत सारे तामझाम फैले हुए हैं। तो बेसिकली जब भी हम किसी फ़ोन का रिव्यू करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उस प्राइस के जो बेस्ट फ़ोन्स अवेलेबल हैं करेंटली मार्केट में, बिकॉज ऑप्शंस हैं वो भी आते हैं, तो हम मिनी कंपैरिजन भी कर लेते हैं। देखो डिटेल तो हम करते ही करते हैं, बट आपको बताने से पहले ना मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ ताकि सही वीकनेस पता चल जाए, स्ट्रेंथ पता चल जाए, सारी बातें। चलिए इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट इसको 10 डेज में यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी हैवी से यूज़ किया है, इसको हैवी तरीके से यूज़ किया है, अंदर बाहर दूसरे शहर जाके इन आउट हर जगह ट्राई रखा। तो आज मैं आपको पहले बताता हूँ इस फ़ोन की कुछ अच्छी बातें जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, फिर हम धीरे धीरे कॉन्स पे आएंगे, जो कमियां लगी, जहाँ इंप्रूवमेंट किया जा सकता था, और फाइनली ऐसे कंक्लूजन, क्या ये फ़ोन वर्थ है कि नहीं है जिस प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस मैं आपको इस फ़ोन की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ मुझे लगी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो है इस फ़ोन की बैटरी बैकअप। फर्स्ट वेट, सरप्राइजिंगली देखो इस फ़ोन का वेट है जस्ट 197 ग्राम, लेकिन फिर भी इस फ़ोन में आपको मिलती है 6400 की काफ़ी बिग बैटरी। देखो सरप्राइजिंग बात ये है कि बड़ी कैपेसिटी आज का जो दी जा रही है वो सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, जिसके थ्रू फ़ोन का वेट लाइट हो जाता है 6400 विद लिथियम आयन। मैंने इस फ़ोन में अपने स्टाइल ने पूरी फुल टेस्टिंग परफॉर्म की कि डे टू डे लाइफ को टास्क करने में ड्रेन कैसा था। तो मैं जो टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको, उसमें मैंने कोई भी ऐसे नॉनसेंस एप्लीकेशन नहीं लिए हैं जो जनरली लोग यूज़ करते हैं। थॉटलिंग वॉटलिंग 2 घंटा चला के और Antutu चला के 3D मैच चला के वो सारी चीज़ें करके कि जस्ट बैटरी ड्रेन हो जाए। मैंने रियलिस्टिक टास्क ज़्यादा लिए जो आप लोग ज़्यादा करते हो। फन पार्ट क्या है गाइस, ये फ़ोन एट द मोमेंट मुझे सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप दिया। प्रीवियसली हमने Realme P3 Pro रिव्यू किया था, वो फ़ोन चला था 10 घंटे 12-13 मिनट के आसपास, लेकिन इस फ़ोन ने हमें दिया 11 घंटे 10 मिनट का सॉलिड बैटरी बैकअप। और आपको स्टैट्स पता है, हम फुल ब्राइटनेस पे ऑलमोस्ट 80% स्पीकर पे तब जाके हम ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मुझे इस फ़ोन की लगी है वो है गाइस इस फ़ोन का बैटरी बैकअप। 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। कैजुअल यूसेज की बात करूं तो इस फ़ोन को मैं आसानी से 2 से 3 दिन खींच लिया था। मिक्स टू हैवी यूसेज में तो अगर आप अपने फ़ोन को मॉडरेटली यूज़ करते हो तो आप आसानी से इस फ़ोन को 2 से 3 दिन ले जाओगे विद 7 to 8 आवर्स मिनिमम स्क्रीन ऑन टाइम गारंटेड। अब ये जो फ़ोन है गाइस, ये प्राइमरीली आपका परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, यानी कि इससे आपको तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस, एकदम लॉन्ग टाइम के लिए फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब ऐसा फ़ोन बनाया जाता है, प्राइस कम होता है, तो एक माइंडसेट होता है कि कैमरा अच्छा नहीं दिया जाएगा। Sony IMX882 है, फ्लैगशिप ग्रेड का तो नहीं, एकदम लेटेस्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ये फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। तो हमने इस फ़ोन से जितनी शॉट्स लेने की कोशिश की एवरीडे यूसेज में लास्ट 10 डेज के हिसाब से, तो इस फ़ोन में देखो अच्छा ये लगी कि ये जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड शॉट नहीं दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है कि थोड़ा नेचुरल लुक पे ज़्यादा देने की कोशिश की जाए। शॉट अच्छे हैं, स्पेशली जो डिटेल्स आ रहे हैं वो इस फ़ोन से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। बाहर आउटडोर में आप शॉट लोगे तो भी डायनेमिक रेंज, कलर कंट्रास्ट सब कुछ इसमें बढ़िया आ रहा है। तो आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में फोटो लो, स्पेशली लो लाइट में, जो कि यहाँ पे 882 सेंसर है और सेंसर थोड़ा बड़े साइज वाला है, तो लो लाइट में ये फोटोज बहुत ही अच्छे ले रहा है। थोड़ा आप जूम भी कर लोगे 2-3 गुना तो भी शॉट बहुत ही सही दे रहा है। तो प्राइमरी कैमरा इसका बहुत ही रिलायबल है, एनी कंडीशन में फोटो लोगे आपको सही देगा। और जो 8MP अल्ट्रावाइड है, देखो वैसे मुझे लगा था कि 8 के हिसाब से क्वालिटी डिसेंट नहीं आएगी, बिकॉज 8 वाले मुझे लग रहा है थोड़े इंप्रूव हो गए। क्वालिटी 8 की भी अच्छी आ रही है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड लग रहा है। वैसा नहीं कि वन ऑफ दी बेस्ट है, लेकिन शॉट अच्छे आ रहे हैं। मेन कैमरे जैसे ही आपको डायनेमिक कलर कंट्रास्ट मिलेगा उस मामले में ठीक है। अब अगर आप पोर्ट्रेट लेते हो तो अलग से यहाँ पे नहीं दिया गया है डेप्थ सेंसर के लिए, लेकिन आप मेन कैमरे से पोर्ट्रेट लेते हो तो पोर्ट्रेट के शॉट अच्छे आ रहे हैं। देखो जैसे कि होता है ना कि ब्लर लेवल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सॉफ्टवेयर की इशू लगी, तो उससे क्या आप देखोगे कि कहीं कहीं एच डिटेक्शन में प्रॉब्लम है। ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार ऐसा हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा मोड़ा पिछड़ जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्टिकल लेंस नहीं मिलेगा। अब चूंकि प्राइस कम है, परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। तो आप डिजिटली जूम करोगे आपको थोड़ी मोड़ी यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। 5S तक आप ठीक ठाक शॉट पास हो, तो बियॉन्ड जाओगे तो आपको बहुत मजेदार शॉट नहीं मिलने वाला है। फन पार्ट गाइस आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे कोई भी मैक्रो लेंस नहीं देगा है, लेकिन जो इसका मेन कैमरा सेंसर है वो थोड़ा सा वाइड अपर्चर का है,
तो उससे मैंने क्या किया, मैंने मेन कैमरे से ही सब्जेक्ट के पास आके बस मैंने डिजिटली जूम किया और अप टू 10x का बहुत ही क्लोजअप शॉट भी ले सकते हो। तो आप काइंड ऑफ मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हो विद द मेन सेंसर विदाउट एनी ऑप्टिकल लेंस। सेल्फी यहाँ पे देखिए गाइस 32 MP की, ये क्वाइट अ बिग अपग्रेड है। यूजुअली iQOO के ऐसे फोन में नियो में ऐसा मिलता नहीं है। तो सेल्फी की क्वालिटी क्या है कि इवन तो मैंने अभी ब्यूटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, लेकिन थोड़ी सी ब्यूटीफाइड सेल्फी मिल रही है जो कि बहुत से लोगों को अच्छी लग सकती है। बट पॉइंट ये है कि हमने सारी चीज़ें ऑफ कर दी तो वो चीज़ें कंप्लीटली नेचुरल मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नहीं मिला। अगर आप वीडियो की बात कर ले, फ्रंट कैमरे में अपग्रेड यहाँ पे भी आप 4K 30 FPS के स्टिल वीडियोस बना सकते हो फ्रंट से, लेकिन चूंकि फ्रंट वाला सेंसर है बहुत वाइड नहीं, तो आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सेल्फी थोड़ी वाइड अच्छी लगती है, लाइक जितना आप वाइड कर लो आपको उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। रियर कैमरे से वीडियो आप 4K 60 FPS के बना सकते हो, स्टेबलाइजेशन ठीक है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, कलर कंट्रास्ट बढ़िया आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी कि आप जैसे जूम करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ही टाइम लगाता है। जो कैमरा ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। श्योरली यहाँ पे आपको रिवर्क करने की जरूरत है कंपनी को। अब हम चलो गाइस थोड़े से तामझाम की बात करते हैं, तो मैं आपको साथ में दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने रैंडमली यहाँ पे 3 फ़ोन और लिए, जैसे कि iQOO Neo 10R। साथ में यहाँ पे देखो मैं फ़ोन चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा Vivo T3 Ultra, Moto H50 Pro जो ब्लैक कलर वाला है, और OnePlus Nord 4 जो मैंने पलट के रखा हुआ है। मैंने इन 4 फ़ोन के साथ एक रैंडम शॉट लेके देखा कि कैसी क्वालिटी आ रही है। अब यहाँ पे आप एट ए ग्लांस देखोगे तो Vivo T3 Ultra और iQOO Neo 10R में शॉट है वो ओवरऑल ज़्यादा नेचुरल और बेटर लुकिंग लग रहे हैं। लाइक कलर वलर एकदम सही आ रहा है। मोटो में और OnePlus में देखोगे तो आपको समा वो शॉट उतने मज़ा नहीं लगेंगे, जैसे कलर सही नहीं है या मोर सैचुरेटेड आप कह सकते हो, किसी में ग्रीन टिंट बढ़ जा रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी लगी। सेकंड हमने शॉट लिया, हमने क्या किया यहाँ पे ब्लैकबेरी फ़ोन की फ़ोटो लेने की कोशिश की, अगेन सेम 4 फ़ोन से। यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैंने कहा था कि iQOO में डिटेल्स बहुत अच्छे रहे, लेकिन यहाँ इस केस में OnePlus में डिटेल अच्छे आए हैं, लेकिन शॉट ओवरऑल Vivo T3 Ultra और iQOO Neo 10R का अच्छा लग रहा है। फिर गाइस मैंने क्या किया, मैंने 2 फोन और लिए, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लिया। हमने यहाँ पे iPhone 16e के साथ में जस्ट रैंडम शॉट लेने की कोशिश की। अब मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ये iQOO Neo 10R बहुत ही नेचुरल शॉट लेता है। देखो यहाँ पे लेने की शॉट कोशिश की तो iPhone 16e तो एकदम सुपर नेचुरल है, जो कहा था ना कि जैसा आपका दिखता है वैसे दिखा रहे हैं। स्किन टोन में आप रिंकल्स, हेयर वेयर सब कुछ देख लोगे। यहाँ पे आपको iQOO थोड़ा बेटर ब्यूटीफाइड लगेगा, तो वो डिपेंड करने की बात है, कंडीशन आप किस फोन के साथ कंपेयर करो। फिर एक और मेजर बात, हमने यहाँ पे सैमसंग की S25 से कंपेयर किया कि चलो कोई बात नहीं, कितना अंतर है कर लेते हैं। आज तो लोग 30,000 के फोन को 1.5 लाख से करते हैं, हम तो 25 को 80 से कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ओवरऑल iQOO का फ़ोन का शॉट है वो ज़्यादा बेटर अपीलिंग लग रहा है। इवन तो सैमसंग का शॉट ठीक है, पर थोड़ा सा वो डिटेल्स मिस हो रहे हैं, सॉफ्टनेस ज़्यादा है। बट आप कमाल की बात और देखोगे, जैसे कि यहाँ पे जो टेबल है देखो येलो कलर की है, उसके नीचे एक और टेबल है वो आपकी वाइट कलर की है। तो iQOO ने इस टेबल के कलर को बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ा, लेकिन ऑन द कॉन साइड में जो Moto H50 Pro यहाँ पे ब्लैक कलर का है उसने उसको ग्रीन दिखा दिया, ब्लैक केस को उसने ग्रीन दिखा दिया, iPhone 16 को उसने ग्रीन दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं फोन है बहुत प्रोज एंड कॉन्स है। अब iQOO में यहाँ पे क्या लगा इस शॉट में कि कलर साइंस उतना मजा नहीं लगा, तो डिटेल बहुत ही अच्छे हैं लेकिन कलर सही नहीं आ रहे हैं। तो कंपनी को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो ये और अच्छा कैमरा फोन बन सकता है। अब परफॉर्मेंस गाइस कैसी इस फोन की, जबरदस्त है कि नहीं है? CPU तगड़ा है, बेंचमार्क आप कुछ पॉपुलर फोन के साथ में देख सकते हो ये कहाँ स्टैंड करता है। नंबर्स के टर्म में भी ये ठीक है, 8 Gen 3 है, आप कोई भी टास्क करोगे ना तो ये फास्ट चलेगा ही चलेगा। तो नॉर्मल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी लैग नज़र आने वाला ही नहीं, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो वो लैग नहीं करेगा। अब जाते हैं कोर स्टफ टेस्ट करते हैं कि इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी। स्पेक्स वाइज देखो बहुत ही अच्छा 8 Gen 3 है और LPDDR5X UFS 4.0 है, तो रीड राइट सब कुछ बहुत ही तगड़ी वाली मिलेगी। और यहाँ पे जो गेमिंग सपोर्ट करता है वो 90 FPS का है, तो हमने पास में भी ये CPU देखा है, सही काम करता है। स्टेबिलिटी की टर्म में यहाँ पे देखो फ्रेम रेट आपको स्टेबल मिलेगा, जितना हमने टेस्ट किया ये ऑलमोस्ट आपका 88, 89, 90 के अराउंड ही ऑलवेज चलता है। कूल पार्ट इसमें ये लगी गाइस, मैंने कूल इसलिए बोल दिया बिकॉज डिवाइस हमें हीटिंग नहीं लगी। हमने कई दिन लगातार 1 घंटे प्लस गेमिंग की है और सभी सिनेरियोस में ये मैक्स टू मैक्स 39 डिग्री ही जाता है। और ऑलरेडी यहाँ पे समर स्टार्ट हो गया, आउटसाइड टेम्परेचर 30+ ही है, तो फिर भी ये उस टर्म्स में ठीक है। थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखिए, वहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राफ और जिप स्कोर बहुत ही अच्छा, हीटिंग इशू नहीं होती है। बेंचमार्क आपने ऑलरेडी देख रखा है कैसी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 25,000 की रेंज में एक बढ़िया गेमिंग फोन चाह रहे हो जिसमें फ्लैट डिस्प्ले हो, 144 हर्ट्ज हो और हीटिंग भी ना हो, चार्जिंग सुपर फास्ट हो, तो ये डिवाइस आपको अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकती है ऑन दिस प्राइस रेंज।
अब इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो गाइस स्पेक्स वाइज बड़ा ही कमाल का है। ऑन दी नंबर्स 1.5 की रेजोल्यूशन है, फ्लैट पैनल है और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मैक्स टू मैक्स 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस पे ये जा सकता है। अच्छी बात क्या है कि आप इसमें डिस्प्ले रेजोल्यूशन कम भी कर सकते हो, फुल एचडी भी यूज़ कर सकते हो, एचडीआर के सर्टिफिकेशन भी आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए और गेमिंग सेंटर्स के लिए काफ़ी सही है। अब कुछ लोगों को गाइस फ्लैट डिस्प्ले अच्छा लगता था, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। आजकल देखो कि फ्लैगशिप फोन जैसे सैमसंग्स और एप्पल के आते हैं वो सुपर फ्लैट आते हैं, तो अगर आप उस टेरिटरी में आते हो तो आपको फ्लैगशिप में ये वाले डिस्प्ले मिल रहे हैं तो बेटर लगेगा। नया ट्रेंड आ रहा है वो क्वाड करवा रहा है, बहुत से फोन वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक लगता है। एक खूबी और अच्छी लगी वो बता देता हूँ, वो है इस फोन का स्पीकर। लेट्स हैव अ क्विक लुक। स्पीकर सबसे क्लियर हैं, डेप्थ अच्छा है, बेस अच्छा है, ओवरऑल मतलब इस प्राइस में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा अगर आप स्पीकर पे भी यूज़ करते हो। अभी तक आपने जितना देखा वो था इस फ़ोन का बेस्ट फीचर्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कैमरे में थोड़ा सा जरूरत थी, बाकी चीज़ें ओके हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, लेटेस्ट FunTouch OS 15 है, एंड्रॉयड 15 के बेस पे है, आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गाइस ये है, अगर आप अदर किसी भी ब्रांड के रोम को देखोगे तो पिछले साल से सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एवरीवेयर इज एआई, हर ब्रांड कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ नया फीचर, चाहे रीडिज़ाइन हो गया चाहे फीचर हो गया, देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने FunTouch OS में ऐसा कुछ नहीं सुना होगा कि कुछ क्रेजी सॉफ्टवेयर के फीचर ऐड किए गए हैं। वो पार्ट यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग है। वी गेट इट, चलो नया फीचर हो सकता है, जितना मैंने सुना है कि जो है FunTouch OS 16 आएगा, एंड्रॉइड 16 के बेस में वो पूरा कंप्लीटली न्यू ओवरऑल विद सम एआई फीचर्स होगा। जब नहीं आएगा तब हम देखेंगे, फिलहाल तो नहीं है। अब यहाँ पे मिसिंग फीचर गाइस देखो बहुत सारे हैं, मिसिंग तो नहीं कह सकता, मैं कहूँगा कि अब आउटडेटेड टाइप के हैं। जैसे कि इस फ़ोन का जो डायलर है, मोस्ट ऑफ द फोन से आप देखोगे जो कॉल पिक करने का होता है वो स्वाइप अप होता है, यहाँ पे क्या है स्वाइप डाउन करना पड़ता है, तो अप करना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो एक्सीडेंटली मैं कई बारी डाउन नहीं कर पाता हूँ तो उससे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे कि मैंने सिस्टम वाइड यहाँ पे डार्क मोड हटा रखा है, आप सामने देख सकते हो कि डार्क मोड हटा हुआ है, ये कंप्लीटली वाइट है, मुझे फ़ोन पूरा वाइट मोड में यूज़ करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं कैमरे में आ रहा हूँ, मुझे कोई सेटिंग चेंज करनी है, तो आप देखोगे यहाँ पे अननेसेसरी का आपको फिर से डार्क मोड आ गया, जो मैं नहीं चाहता। यहाँ पे कैमरे में एक बग ये भी है, मैं वीडियो को जब भी 4K 60 में लगाता हूँ, यूज़ करता हूँ, और जैसे ही मैं कैमरा ऐप एग्जिट करके दोबारा ओपन करता हूँ तो आप देखो फिर से ये 1080p में आपको पहले दिखाई पड़ा था, तो फिर से 1080p मोड में आया था। इवन तो सेटिंग में जाके मैंने सारी चीज़ यहाँ पे ऑन कर रखी है कि कीप सेटिंग्स, लेकिन यहाँ पे वीडियो की सेटिंग नहीं दे रखी है, जस्ट फोटो की सेटिंग दे रखी है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ पे एनवाइंग फीचर दी गई जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं। तो हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि अब इंप्रूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 3+4 का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 3 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का है मिनिमम। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड 1 साल का और अपडेट दिया जा सकता है इन केस नीडेड। सो आप मिनिमम 3 ईयर्स मान के चलो, 16, 17, 18 एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस को आसानी से 3 साल तो चला सकते ही हो, नॉट ए प्रॉब्लम। ये कुछ छोटी मोटी सॉफ्टवेयर चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। बाकी आजकल गाइस आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे फ़ोन जो भी आ रहे हैं, अगर आप 20,000 के आसपास का भी देख लो तो सब कुछ IP67, 68, 69 के भी मिल रहा है आजकल। वो भी एक कूल पार्ट होना चाहिए फ़ोन में, बिकॉज एक बूंद ज़िंदगी का होता है और एक बूंद से फ़ोन भी डैमेज हो सकता है, तो आपका अच्छा खासा फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे मिसिंग है। iQOO ने फ्लैगशिप फ़ोन में ही जस्ट दिया है, iQOO 13 में, उसके नीचे देने की कोशिश नहीं की, शायद iQOO Neo 10 Pro जब है शायद उसमें मिल जाए। NFC यहाँ पे मिसिंग है, सो हाँ बहुत लोगों के लिए भी डील ब्रेकिंग हो सकती है। एंड अनदर पार्ट गाइस, मैं डिज़ाइन का कहना चाहता हूँ, लाइक इवन दो प्राइस बहुत हाई नहीं है फ़ोन का, लेकिन इस प्राइस के आप फ़ोन देखोगे अब ज़्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग होने लगे हैं। यहाँ पे आपको दूसरा कलर मिलता है, बट थोड़ा सा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए और थोड़ा सा प्रीमियमनेस मिलना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग लग सकता है। तो ऑलमोस्ट सारी अच्छी बुरी बातें हमने कवर कर ली। अगर हम प्राइस देखें तो फॉर द 25,000 अगर आपको रियली पावरफुल फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा अच्छा दिया गया हो विथ कॉन्स मैंने आपको बता दिए, तो ये फ़ोन उस सारी चीज़ें डिलीवर करता है। गुड डिस्प्ले, ग्रेट बैटरी बैकअप, ग्रेट परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप केस और स्किन लगा के चलाते हो तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर से प्ले अराउंड नहीं करते हो तो आपके लिए जो मैंने इश्यूज बने वो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है।
तो बहुत प्योर टेकी के लिए आपको और ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप एक बढ़िया परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हो तो iQOO Neo 10R इज़ ए गुड बाई, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। आपके भी थॉट्स हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।